दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। इस श्रृंखला के 14 प्रैक्टिस सेट आप पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के समय सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो या अभ्यास सेट आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप वहां से उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट संख्या 15। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। ये आसान सा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शंस हैं आपके जॉन ऑस्टिन, हेराल्ड लास्की, ह्यूगो ग्रोसियस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो सेम प्रश्न है लेकिन शब्दावली थोड़ी सी बदल गई है। तो आप जान लीजिए कि प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन आपका ऑस्टिन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था। ऑप्शन हैं आपके एच.जे. लास्की, जिया बोदा, मैकाइवर या ऑटो वान गियर्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑटो वान गियर्क। दोस्तों ऑटो वान गियर्क, मेटलैंड ये सभी बहुलवाद सिद्धांत के शुरुआती प्रवर्तकों में से रहे हैं, लेकिन ऑटो वान गियर्के को संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक कथन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है। ये शब्द किन के हैं? तो सही उत्तर है ये कथन ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन का है, जो कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं के झुंड या गिरोह मात्र कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ये विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। तो उत्तर है सेंट ऑगस्टाइन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को किस प्रकार के न्याय की संज्ञा दी है। तो उत्तर है जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी यानी चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। लेसेज फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म, व्यक्तिवाद या इंटरप्रेन्योरशिप। तो सही उत्तर है व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। दोस्तों लेसेज फेयर ये अहस्तक्षेप यानी कोई हस्तक्षेप न हो, लेकिन वो राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थक है उसे व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत में ये धारणा है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो आप जानते हैं कि व्यक्तिवाद और समाजवादी सिद्धांत दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उत्तर व्यवहारवाद या पोस्ट बिहेवियरलिज्म वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय किस विचारक को दिया जाता है। तो उत्तर है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय डेविड ईस्टन को दिया जाता है। तो डेविड ईस्टन आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है।
ऑप्शंस हैं आपके बेंथम का सुखवाद, जे.एस. मिल का व्यक्तिवाद, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन या अधिकतम लोगों की गणतंत्रवादी संख्या से। तो दोस्तों बेंथम जहां सुखों में केवल मात्रा का भेद मानते हैं, वहीं जे.एस. मिल ने उसमें गुणात्मक अंतर भी स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात का जीवन बेहतर है। ये मिल के व्यक्तिवाद से इसका संबंध है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सकारात्मक उदारवाद किसके निकटस्थ या निकटतम है? ऑप्शन देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद के, राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के या संशोधनवादी या रिविजनलिस्ट सोशलिज्म से। तो सही उत्तर है सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ साथ उनकी समानता पर भी ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों उदारवाद व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है और व्यक्तियों के स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन देखिए समाज का समाजवादी ढांचा ये उदारवाद का तत्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि उदारवाद का तत्व समाज का समाजवादी ढांचा नहीं है, क्योंकि ये समाजवाद का तत्व है, समाज का समाजवादी ढांचा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है किसके विकास के लिए? तो सही उत्तर है कि राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उदारवाद के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? ऑप्शंस हैं कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन उदारवादी सिद्धांत करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, इनमें से सही कथन को चुनिए या सही ऑप्शंस को चुनिए। किसको? आधुनिक तानाशाही ने किसको जन्म दिया है? ऑप्शंस हैं सर्वसत्तावादी राज्य को, सामूहिक नेतृत्व को, बहुमत के शासन को या मूल्य आधारित समाज को। तो सही उत्तर है दोस्तों आधुनिक तानाशाही या जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप है, इसने सर्वसत्तावादी राज्य को समर्थन या उसको जन्म दिया है। सर्वसत्तावादी राज्य में सभी कुछ राज्य के भीतर माना जाता है और राज्य की इच्छा सर्वोपरि होती है और उसमें किसी की व्यक्तिगत इच्छा, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावनाओं की कद्र नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा, आधुनिक तानाशाही ने सर्वसत्तावादी राज्य को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में बल सिद्धांत के वरिष्ठ समर्थक या बलिष्ठ समर्थक कौन है? ऑप्शन देखिए, लेनिन, हिटलर, विंस्टन चर्चिल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हिटलर। दोस्तों आधुनिक समय में अगर जो बल सिद्धांत के समर्थकों की बात की जाए तो इसमें हिटलर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो दोस्तों फांसीवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र का विरोधी है। तो सही उत्तर है कि फांसीवाद में जो विशेषता नहीं पाई जाती कि ये इसमें प्रजातंत्र का विरोध। तो कुल मिलाकर फांसीवाद में प्रजातंत्र का विरोध पाया जाता है। ये राज्य को साधन नहीं बल्कि साध्य मानता है, समाजवाद का पोषण नहीं करता है और ये अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल का जो है संकेतक है और इसमें युद्ध को अनिवार्य माना जाता है और इसमें ये भी कहा जाता है कि युद्ध मनुष्य के लिए वैसे ही है जैसे नारी के लिए मातृत्व। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फांसीवाद में जो विशेषता है वो ये प्रजातंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विरोधी है एक प्रकार से। अगला प्रश्न है कि फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं अभिजात वर्ग, जंगखोर, जनतंत्रवादी या अराजकतावादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अभिजात वर्ग या एलीट जो क्लास है। दोस्तों फांसीवादी मानते हैं कि लोकतंत्र या जनतंत्र का सबसे अच्छा या वास्तविक रूप वो है जब शासन एक व्यक्ति या अभिजात वर्ग के हाथों में रहता है या उसके द्वारा संचालित किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, फासिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप जानते हैं फासिज्म जो कि फांसीवाद है, इसके प्रवर्तक इटली के बेनिटो मुसोलिनी को माना जाता है। और ये ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक। तो दोस्तों फासिज्म शब्द जो है इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से लिया गया है, FASCIO, फैसियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर या बंडल। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा, फासिज्म शब्द जो है वो इटालियन भाषा से इसकी मूल उत्पत्ति हुई है, और फैसियो से मिलता जुलता एक शब्द लैटिन भाषा में भी आता है, लेकिन आप याद रखिए कि फासिज्म शब्द जो है वो इटालियन भाषा के फैसियो से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है कि ये कथन मुसोलिनी का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वो कहता है कि आदमी के लिए युद्ध का वही स्थान है जो औरत के लिए मातृत्व का है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य या इनविजिबल जो है साम्राज्य कहा जाता है, इनविजिबल किंगडम? तो सही उत्तर क्या है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम या समाचार पत्र? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूहों को दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य समाज कहा जाता है, अदृश्य साम्राज्य। और दबाव समूहों को अदृश्य साम्राज्य की संज्ञा D.D. मैकीन के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, D.D. मैकीन ने दबाव समूहों को अदृश्य समाज कहा है। इसके अलावा गुमनाम साम्राज्य और अज्ञात सरकार या अज्ञात साम्राज्य दबाव समूहों को फाइनर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखिए, लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों में लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन, जनमत संग्रह और आरंभक हैं, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विशेषता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो उत्तर है कि उदार लोकतंत्र या जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ये शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरों को न्यूनतम बनाता है। तो याद रखिएगा, उदार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण या विशिष्ट लक्षण ये है कि ये शासन करने वाले कुलीन तंत्र या छोटे वर्ग द्वारा जनता के शोषण के खतरे को कम से कम बनाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। आप जानते हैं कि शक्ति या सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, ये कथन दोस्तों देखिए माओ का है। माओ त्से तुंग का कहना है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। अगला प्रश्न एक कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये लेनिन का कथन है, जो कहते हैं कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी विचार का संबंध किससे है? तो देखिए, समाजवाद का मूल क्या है? आर्थिक समानता। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता से है। जहां उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, वहीं समाजवाद आर्थिक समानता पर बल देता है। अगला प्रश्न एक कथन है दोस्तों, कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जॉन ऑस्टिन का कथन है। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग द्वारा होती है, ये किसका कथन है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या रूसो। तो दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार करते हुए स्पेंसर ने कहा है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा है कि तलवार के बिना प्रसंविधाएं केवल शब्द मात्र हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित रख सकें। तो सही उत्तर ये कथन किसका है? उत्तर है कि ये कथन प्रसिद्ध संविदावादी विचारक हाब्स का है, जो कहता है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? देखिए, कौटिल्य, मनु, शुक्र या भीष्म। तो सही उत्तर है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु और मनुस्मृति के लेखक। ये इनको मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है और इन्हें एक प्रकार से प्रथम विधि संग्रहकर्ता या विधि निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसका लेखन नहीं किया है? ऑप्शंस देखते हैं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द सिद्धराज। तो दोस्तों, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ये डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक नहीं है, जबकि इनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया और हु वर सुद्धराज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियां हैं। पहला जो है ये इसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। और आपके लिए ये प्रश्न है, होमवर्क है आपके लिए कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पुस्तक किसने लिखा है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, हाब्स की महत्वपूर्ण कृति जिसमें उसके समझौतावादी विचार आते हैं वो लेवायथन है और यही उसकी प्रसिद्धि का कारण है। लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1। देखिए 2, 3, 1 जो है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक कौन हैं? तो आपके लिए बता दें कि ये जो प्रश्न पत्र है ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षा दोनों के लिए है, तो इसलिए इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो टीजीटी के लिए अनिवार्य नहीं हैं। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट है ये पीजीटी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके लेखक LD वाइट हैं और इसे एक प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली पुस्तक या पाठ्य पुस्तक होने का दर्जा प्राप्त है और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा के लोक प्रशासन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो याद रखिएगा, LD वाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न और 2-3 प्रश्न आप देखिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं, केवल आपको थोड़ा सा इसमें संशोधन मिलेगा, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो उत्तर है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार JS मिल की रचना है। प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये JS मिल द्वारा लिखी गई है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इसी का इंग्लिश रूपांतरण कर दिया गया है, ये JS मिल की रचना है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ये जो प्रश्न हैं एक साथ या एक ही पेपर में पूछ देगा और आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार या प्रतिनिधि सरकार या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो आप देखिए कि किसी राज्य में जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के या किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसको देख लीजिए कि अनुच्छेद 356, 360, 352 और 365। तो दोस्तों अगर जो आप इसको परिभाषित करें राष्ट्रपति शासन के बारे में, आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, तो 1 और 4 देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए
कि राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर और अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, मणिबेन पटेल, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी या खुर्शीद बहन। तो सही उत्तर है मणिबेन पटेल ने। दोस्तों, मणिबेन पटेल ने क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग की हिमाकत नहीं की थी, जबकि दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी और खुर्शीद बहन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं किसको? तो आप जानते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक अधिकारों के रूप में हमारे सामने वर्णित हैं, वहीं पे नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, संविधान निर्माताओं के सामाजिक और राजनीतिक न्याय के दर्शन को सामाजिक और ऑप्शन ए दोस्तों, संविधान निर्माताओं के सामाजिक और आर्थिक न्याय के दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जबकि मूल अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक न्याय को जो है वो उस पर बल देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके, ब्रिटेन में आम चुनाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी, स्वराज दल को कमजोर करना या राष्ट्रवाद को कमजोर करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी को साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को या दासों को बाहर रखा है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन यूनानी समाज में जो दास थे उनको जीवित संपत्ति माना जाता था स्वामी की, और स्वामी के सानिध्य में वो स्वामी के गुणों के विकास में और अपने गुणों के विकास में उसको सहायक माना जाता था। नागरिकता की अवधारणा में जो सिटीजनशिप की अवधारणा है उसमें अरस्तु दासों या गुलामों को उससे बाहर रखता है, यानी दासों को राज्य के नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एक परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके, गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट या पाल जेनेट। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है पाल जेनेट की। ये परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है कि राज्य ने ईश्वर की रचना की है। राज्य ने ही ईश्वर की रचना की है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो राज्य ने तो ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव और सम्मेलन की कृति है, न ही परिवार का विस्तार मात्र है। ये परिभाषा किसकी है? तो हमने राजनीति विज्ञान के पहले अध्याय में पढ़ा है कि ये परिभाषा गार्नर द्वारा दी गई है, और राज्य की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक मानी जाती है, जिसमें वो राज्य को किसी एक आयाम के बारे में, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कोई एक आयामी दृष्टिकोण नहीं, बल्कि बहुआयामी और विकासवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो ऑप्शन है एम बीनर, देखिए एडवर्ड सील्स, रजनी कोठारी और मॉरिस जोन्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मॉरिस जोन्स। दोस्तों, मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया है और उन्होंने विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक शैलियों की बात की है। 3 प्रकार की राजनीतिक शैलियों की बात करते हैं मॉरिस जोन्स, और आपको बताना है कि ये तीनों राजनीतिक शैलियाँ क्या हैं। एक है संतवादी, एक परंपरावादी, एक आधुनिक। परंपरा का आधुनिकीकरण या परंपरा में आधुनिकता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आपको कंफर्म करके बताना है कि ये जो विभिन्न राजनीतिक शैलियां हैं जिनकी चर्चा मॉरिस जोन्स ने की है, उन शैलियों के नाम क्या क्या हैं। और ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपके कि मॉरिस जोन्स द्वारा जो 3 राजनीतिक शैलियाँ प्रस्तुत की गई हैं
उनमें कौन शामिल नहीं है, या इन विकल्पों में से कौन मॉरिस जोन्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक शैलियों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खोजिएगा, आपके लिए ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु, जिनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या मानव एक राजनीतिक प्राणी है, और जो व्यक्ति राज्य के अंदर जो व्यक्ति राज्य से इतर रह सकता है वो या तो पशु है या देवता, क्योंकि राज्य के भीतर ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण या स्वाभाविक विकास कर सकता है। राज्य एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, ऐसा अरस्तु का मानना है। और उन्होंने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य परिवारों और गांवों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अगला प्रश्न एक परिभाषा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, राज्य की ये परिभाषा विल्सन के द्वारा दी गई है। एक निश्चित भूभाग, जनता और कानून स्थापना के लिए संगठित समूह, तो ये राज्य की परिभाषा विल्सन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। ये कथन किसका है? ऑप्शंस हैं आपके, देखिए, बार्कर, ब्राइस, डुअर्जर और थॉमस हेयर। तो सही उत्तर है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन ए। दोस्तों, बार्कर का कथन है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसका कथन है? हीगल, लास्की, सेबाइन या ग्रीन? तो सही उत्तर है H.J. सेबाइन। सेबाइन का कथन है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और प्लेटो जहां सबसे पहले आदर्श राज्य की बात करता है, लाज और स्टेट्समैन में वो थोड़ा सा इसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हुए तो इसी व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इसीलिए सेबाइन का कहना है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस हैं राज्य को, समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या संसार को। तो सही उत्तर है राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें राज्य को महिमा मंडित और उसको जो है प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट स्टेट या मृदु राज्य के विचार से संबंधित है? तो सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित हैं गुन्नार मेर्डल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य ही सर्वोपरि है। ये विशेषता किस प्रकार के राज्य में दिखाई देती है? ऑप्शंस हैं आपके समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में या सर्वाधिकारवाद में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वाधिकारवाद में। सर्वाधिकारवाद में ये माना जाता है कि सभी कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है और व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, वो राज्य का एक अंग मात्र है या वो राज्य में ही शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? देखिए, हाब्स, लाक, रूसो और J.S. मिल। तो आप जानते हैं हाब्स, लाक और रूसो महत्वपूर्ण संविदावादी विचारक हैं। J.S. मिल राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन देखिए, राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्रकृति और आवश्यक है या राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते भी हैं कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक मानवकृत संस्था माना जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए मनुष्यों ने राज्य का निर्माण किया है, तो इसलिए राज्य एक मानवकृत संस्था है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो सही उत्तर क्या है? ये है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। दोस्तों, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण विचारक हाब्स, लॉक और रूसो हैं और तीनों ही विचारकों ने ये एक कल्पना की है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व सभी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और प्राकृतिक अवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए, उनसे बाहर आने के लिए या उनको दूर करने के लिए व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है कि ये कथन किसके बारे में कहा गया है। सेबाइन का कहना है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कौन सा विचारक का दाचित महानतम है। ऑप्शंस हैं आपके हाब्स, लॉक, रूसो और बेंथम। तो सही उत्तर है सेबाइन का ये कथन हाब्स के बारे में है, जो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हाब्स कदाचित महानतम है। दोस्तों, हाब्स जो है अपने राजनीतिक दर्शन के कारण काफ़ी कोपभाजन का शिकार हुआ है विचारकों और विद्वानों के, उसके बहुत कम समर्थक रहे हैं। लेकिन सेबाइन का कहना है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हाब्स कदाचित महानतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य जो है एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी। मनुष्य रक्त का पिपासु था, वो एक दूसरे के खून का प्यासा था और ऐसी स्थिति में किसी भी चीज़ का विकास, उद्योग धंधों और किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो सकता था संबंधों का। इसी कारण व्यक्ति का जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। तो सही उत्तर है रूसो फ्रांस का महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल से है। आपको बताना है कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ ये है उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा, जो किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है और अधिक व्यक्तियों की भी, जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित या कल्याण हो। तो व्यक्ति की उन उत्कृष्ट या अच्छी इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है, चाहे वो एक व्यक्ति की हो या सभी व्यक्तियों की, जिसका उद्देश्य सामान्य हित या कल्याण हो, उसे सामान्य इच्छा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन हैं आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए विकासवादी सिद्धांत, जिसको कि इवोल्यूशनरी थ्योरी या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत कहा जाता है, इसे राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही व्याख्या करने वाला या सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि राज्य का क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपके बार्कर, वेपर, वाहन और मिल। तो सही उत्तर है वाहन। इसका उत्तर हो जाएगा वाहन का कहना है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। आप अगर जो हाब्स और रूसो के विचारों को पढ़ेंगे तो हाब्स में जो संप्रभुता होती है या शासन करने की जो शक्ति होती है, सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं और वही व्यक्ति संप्रभु या लेवायथन बन जाता है। हाब्स निरंकुश संप्रभुता का पोषक है। रूसो का जब समझौता होता है तो इसमें व्यक्ति अपने सभी अधिकारों को सभी को सौंप देते हैं। इस प्रकार वे जिन अधिकारों को सौंपते हैं वो उन्हें पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति समझ में नहीं आता है कि कौन सा व्यक्ति संप्रभु है, किसके पास शासन करने का अधिकार है, क्योंकि शासन करने का अधिकार रूसो सामान्य इच्छा को सौंप देता है। इसलिए कोई भी एक व्यक्ति या लेवायथन का पता नहीं चल पाता है। इसीलिए वाहन इस पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। अगला प्रश्न है लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, ऑप्शन देखते हैं, समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है या उपर्युक्त में से कोई नहीं,
तो सही उत्तर है लाक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। वो संप्रभु के बारे में कहता है कि वो विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लाक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि लाक ने किसका समर्थन किया है। ऑप्शन देखते हैं, निरंकुश संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, बिना किसी संप्रभुता वाले राज्य का, या फिर सामान्य इच्छा की संप्रभुता का। तो आप जानते हैं लाक जो है इंग्लैंड का विचारक रहा। इसे उदारवाद की आत्मा या उदारवाद का जनक भी कहा जाता है और ये सीमित संप्रभुता का समर्थक था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जैसा कि हमने पहले बताया दोस्तों कि ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और जो 2 प्रश्न या 2 जानकारियों को आपसे इसमें अपेक्षा की गई है, तो आप उनको खोज कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।